दोस्तों नमस्कार। मैं संजय शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका श्रुतिकोश में। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों पॉलिटी के पार्ट की। और पॉलिटी के पार्ट के अंदर हमने दो टॉपिकों के बारे में चर्चा कर ली। हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा कर ली और राज्य महिला आयोग के बारे में चर्चा कर ली। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, जिसे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कहा जाता है। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसीलिए इसे राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी RSHRC भी कहा जाता है। तो दोस्तों शुरू करें आज का टॉपिक। उससे पहले अब तक अगर आपने श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें और आप अपनी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मानवाधिकार आयोग जो है वो भारत में किस अधिनियम के तहत आया। तो जब भारत की हम बात करते हैं तो भारत में मानवाधिकारों की यानी मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए 28 सितंबर 1993 से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू हुआ। तो सबसे पहले बात तो यही कि भारत में कब ये लागू हुआ। तो भारत में लागू हुआ 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ये लागू किया गया। और इस अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। भारत के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और यह गठन हुआ 12 अक्टूबर 1993 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में। तो रंगनाथ मिश्र जो है वो इसके पहले अध्यक्ष थे। 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन करके पहले अध्यक्ष जो है वो बना दिए गए रंगनाथ मिश्र। इसका अगर प्रधान कार्यालय की बात की जाए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूँ, प्रधान कार्यालय है इसका दोस्तों दिल्ली के अंदर। अब इसी के तहत राज्यों के अंदर भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, क्योंकि राज्य के अंदर जो मानव हैं उनकी व्यवस्था दी गई राज्य मानवाधिकार आयोग को। तो राजस्थान राज्य की हम बात करें तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत 1993 की धारा 21(1) के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया। और प्रभावी रूप से ये आया मार्च 2000 में। मार्च 2000 से ये विधिवत रूप से कार्य इसका प्रारंभ हो गया। और अगर इसके मुख्य कार्यालय की बात की जाए तो मुख्य कार्यालय है इसका सचिवालय जयपुर में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों
राज्य मानवाधिकार आयोग के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की हम बात करते हैं कि अध्यक्ष व सदस्य इसके कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यक्ष की। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन होगा? ये अध्यक्ष होगा। अगर बात करें इसके सदस्यों की तो 4 इसके सदस्य हैं। ये हम सभी राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो एक इसका सदस्य जो होगा वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। एक सदस्य जो इसका वो होगा जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। और 2 सदस्य जो होंगे वो है जिनकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या उसमें व्यावहारिक अनुभव हो। ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। तो ये अध्यक्ष और 4 सदस्य जो है वो इसकी नियुक्ति होगी। राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में अध्यक्ष व 2 सदस्यों का जो प्रावधान है वो कर दिया गया है। तो ये जो है ओवरऑल हम सभी राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि इसमें एक सचिव का प्रावधान भी किया गया है। एक सचिव होगा और ये सचिव जो है वो मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। मुख्य अधिशासी अधिकारी के रूप में ये कार्य करेगा। और ये क्या कार्य करेगा? ये कार्य करेगा कि जो आयोग द्वारा इसे दिए जाए, आयोग द्वारा प्रत्यायोजित कार्य एवं शक्तियाँ, जो इसे आयोग द्वारा प्रत्यायोजित कार्य दिए जाए, जो शक्तियाँ दिए जाए, वो ये कार्य करेगा। अगर वर्तमान में हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाबू लाल मीणा जो है वो इस पद के ऊपर अभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और बिंदु की। इसमें राज्य आयोग को ये प्रावधान दिया गया है कि वह किन मामलों के ऊपर जांच कर सकती है। तो राज्य आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की दशा में केवल उन्हीं मामलों की जांच करेगा जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 व 3 में प्रविष्ट है। यानी यहाँ पर राज्य आयोग के लिए ये प्रावधान कर दिया गया है कि वह संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर, संविधान की 7वीं अनुसूची क्या कहती है? 7वीं अनुसूची कहती है कि जो केंद्र और राज्य को जो विषय अलॉट किए गए हैं उसके बारे में बात की गई है। तो उसके अंदर जो दूसरी और तीसरी सूची है उसके अंदर जो विषय दिए गए उन्हीं के ऊपर मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकार के उल्लंघन की दशा में उन मामलों की जांच कर सकेगा। तो दूसरी और तीसरी सूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में दोस्तों दिया हुआ है कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के बारे में बात की गई है। तो उसमें राज्य सूची और समवर्ती सूची जो दूसरे और तीसरे स्थान पर है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उन्हीं के ऊपर ये क्या कर सकता है? उस मामलों से जुड़े हुए अगर कोई मामले हैं तो ये जाँच कर सकता है। अन्यथा केंद्र सूची के विषयों के ऊपर वहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो कि उन चीज़ों को देखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस आयोग के अध्यक्ष व सदस्य के नियुक्ति की। आयोग के
अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? दोस्तों, अध्यक्ष एवं जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा और उस टीम की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय एक समिति के द्वारा, समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। और इसमें कौन कौन है? समिति के सदस्यों की अगर बात की जाए तो समिति के सदस्यों में मुख्यमंत्री जो कि इसका अध्यक्ष होता है, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, उस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष जो इसका सदस्य होता है, इसके अलावा उस राज्य का गृह मंत्री जो इसका सदस्य होता है, इसके अलावा विपक्ष का नेता जो उसका सदस्य होता है, और इसके साथ साथ अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति वो इसका सदस्य होता है और विधान परिषद का विपक्ष का नेता वो इसका सदस्य होता है। तो ये 6 सदस्य ही जो टीम है वो एक तैयार की जाती है, समिति तैयार की जाती है और उसके द्वारा इसकी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर ये दोनों विद्यमान नहीं है, राजस्थान में नहीं है, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं होने के कारण ये दोनों अपने आप समाहित नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो सदस्य अध्यक्ष नियुक्त किए गए इनको हटाया कैसे जा सकता है। तो हटाने के प्रावधानों में सदस्य का हटाया जाना, अध्यक्ष व सदस्य का हटाया जाना, यानी किस प्रकार इनको हटाया जा सकता है। तो देखिए, हटाने के लिए अध्यक्ष और राज्य आयोग का कोई सदस्य अपने पद से सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। और ये आदेश भी कब राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा? जब कोई सिद्ध कदाचार हो या फिर असमर्थता की स्थिति हो अध्यक्ष व सदस्य के द्वारा, तो ऐसे कंडीशन में ही राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। और इस संबंध में राष्ट्रपति जांच भी करवा सकता है। और ये जांच कौन करेगा? ये जांच उच्चतम न्यायालय को वो निर्दिष्ट करेगा उस जांच को करने के लिए, और उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच कर वापस राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी। और जांच रिपोर्ट आने पर उसके आधार पर अध्यक्ष व सदस्य के विरुद्ध अगर कोई दुर्व्यवहार या फिर असमर्थता की स्थिति जाहिर होती है तो ऐसे कंडीशन में फिर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। तो मुख्य बात क्या है यहाँ पे? मुख्य बात यह है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जाएगा जब अध्यक्ष व सदस्य क्या हो? सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता से युक्त हो, ऐसे कंडीशन में उन्हें हटा दिया जाएगा। अब देखें, यहाँ पे भी कुछ क्लॉज जो अभी हमने बात की वो दिए हुए हैं। पहले चीज़ तो कि हटाने जाने के लिए मामला किसको भेजेगा? मामला जांच हेतु उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। दूसरी चीज़, जांच की रिपोर्ट के आधार पर, जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाएगी और फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति उन्हें हटाएगा। ये प्रोसीजर जो है वो काम में
लिया जाएगा। यहाँ पे कुछ उपबंध और दिए हुए हैं हटाने के। तो उपधारा 1 दी हुई है, उस उपधारा 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा हटाने के आधार दिए हैं। और राष्ट्रपति के हटाने के आधार क्या क्या हैं? राष्ट्रपति के हटाने का आधार है अगर अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया न्याय निर्णय होने पर। दूसरा, पदावधि के दौरान लाभप्रद रोजगार स्वीकार करना। तीसरी चीज़, यदि शारीरिक व मानसिक दुर्बलता हो अध्यक्ष व सदस्य को। और चौथी चीज़, अगर वह विकृत चित्त है। और पांचवी चीज़, यदि उसके विरुद्ध कोई अपराध के लिए उसे दंडित किया गया हो या फिर दोषी हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। ये कुछ हटाने के आधार जो है वो दिए गए हैं इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सदस्यों के पदावधि की। सदस्यों की पदावधि यानी पद पर वो कितने समय तक बने रहेंगे। देखिए, पदावधि की बात करते हैं तो अगर हम बात करें अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए अपना पद जो है वो धारण करता है और अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह 70 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकता। एक तो क्या चीज़, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले प्राप्त हो जाए। तो नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले प्राप्त हो जाए वो। और सदस्य के लिए अगर बात की जाए तो सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति जो है, जिस तारीख को वह नियुक्त होगा वह वहाँ से वह पद ग्रहण करता है 5 वर्ष के लिए, और इस पद पर अगले 5 साल के लिए वो वापस पुनः क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है, जब तक वह 70 वर्ष का नहीं हो जाता। तो दोबारा नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन होगी कितनी, 5 वर्ष। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, और पुनः नियुक्ति यहाँ पर की जा सकती है। पुनः नियुक्ति का पात्र जो है वो ये होता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है कि जिस समय वह पद पर बना रहेगा, उस पद पर बने रहने की अवस्था में चाहे अध्यक्ष हो चाहे वह सदस्य हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी जो है वो लाभ का पद नहीं लेगा या किसी दूसरे नियोजन में नहीं जाएगा। ऐसी कंडीशन यहाँ पर जो है वो दी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोग के कार्यों की। आयोग के कार्य। आयोग के कार्य, देखिए आयोग का कार्य मुख्यतः क्या है। मुख्यतः आयोग जो है वो सलाहकारी है, सिफारिशी या सलाहकार होता है ये। आयोग क्या है, सिफारिशी या सलाहकार जो है वो देने के लिए होता है। आयोग मानवाधिकार आयोग का जो दोषी है उसको दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, यानी ये दंड देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ सिफारिश कर सकता है या सलाह दे सकता है, और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। आयोग की सिफारिशें जो है वो संबंधित सरकार को या अधिकारी के ऊपर ये बाध्य नहीं होती है, और उसकी कार्रवाई पर आयोग जो है वो 1 माह के भीतर उसे सूचित करता है आयोग को कि साहब आपकी जो आपने सिफारिश की है उसके ऊपर कितना कार्य हो गया है। तो मुख्य बात तो ये हमें देखनी होगी कि यहाँ पे इसको सिफारिश या सरकार को सलाह देने का अधिकार है सिर्फ, ना कि दंड देने का अधिकार है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर देनी होगी, और ना ही सरकार और अधिकारी जो है वो बाध्य हैं। सरकार व
अधिकारी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके कार्यों के रूप में अगर देखा जाए तो क्या महत्वपूर्ण इसके कार्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, पहला तो इसका कार्य यही है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना। अगर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, किसी लोक सेवक के समक्ष मानवाधिकार उल्लंघन की कोई प्रार्थना गई है, जिसकी अवहेलना हुई है, तो ऐसी जांच को इसके द्वारा किया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय में अगर कोई मामला लंबित है, न्यायालय में लंबित मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में क्या कर सकता है, ये हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरी चीज, जेलों में मान लीजिए कोई बंदी है, जेलों या बंदी गृह में कोई बंदी है, तो वहां जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन कर सकता है। इसके अलावा संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा कर सकता है। संवैधानिक और विधिक उपबंध कोई है तो उनकी समीक्षा जो है इसके द्वारा की जा सकती है। इसके द्वारा मानवाधिकारों के लिए शोध करने को प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रोत्साहित करना, जिससे कि समस्याओं को ढूंढा जा सके और उनका निदान किया जा सके। और इसके साथ साथ जागरूकता फैलाने का काम भी इसी का है, जागरूकता फैलाना। और साथ में गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना कर कर उन्हें और इस प्रकार के कार्य करने के बारे में प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ये इसके मुख्य मुख्य कार्य हैं मानवाधिकार आयोग के, जो ये करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोग की कार्य प्रणाली की। आयोग की कार्य प्रणाली। दोस्तों, आयोग की कार्य प्रणाली जब हम देखते हैं तो आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार और शक्तियां होती है। सिविल न्यायालय के अधिकार व शक्तियां इसके पास होती है। ये केंद्र और राज्य से, केंद्र व राज्य सरकार से जानकारी व रिपोर्ट की मांग कर सकता है। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंधित शिकायतों की अगर जांच के लिए आता है तो शिकायतों की जांच के लिए, शिकायतों की जांच के लिए स्वयं का जांच दल होता है। इसके अलावा किसी भी जांच एजेंसी की ये सेवाएं ले सकता है, केंद्र व राज्य की किसी भी जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। और साथ में यहीं पे एक चीज़ और देखनी होगी कि आयोग जो है वो 1 वर्ष से अधिक के मामलों की जांच जो है उनके लिए ये अधिकृत नहीं है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो 1 वर्ष से कम समय में कोई मानवाधिकार उल्लंघन हुआ हो उन्हीं की ये जांच कर सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पे दोस्तों एक समिति का गठन किया गया था आयोग की सिफारिश पर। A.M. अहमदी
AM अहमदी समिति जो है वो गठित की गई थी और इस समिति ने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? उस रिपोर्ट में कहा गया था कि आयोग को 1 वर्ष की समाप्ति पर भी किसी मामले की जांच करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए यदि उस समय में शिकायत दर्ज न करने का उचित कारण हो। यानी उस समय अगर शिकायत दर्ज नहीं करने का कोई उचित कारण मान लीजिए बताया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में AM अहमदी ने ये रिपोर्ट दी कि साहब ऐसी स्थिति में आप उनको जो मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत है उसको दर्ज करने की रजामंदी दी जाए। ठीक है, तो वो उचित कारण जो है वो लिया जाना चाहिए। अब यहां पे देखते हैं हम इसके द्वारा क्या क्या सिफारिश की जा सकती है। इसके द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, क्षतिपूर्ति के लिए सिफारिश कर सकता है। ये दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। दोषी लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही के लिए लिख सकता है। ये पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता के लिए सिफारिश कर सकता है और ये SC व HC यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है। किसी निर्देश के लिए, किसी आदेश के लिए, किसी रिट के लिए ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकता है। निर्देश, आदेश, रिट के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितने भी हम बात की, हमने क्या की है, ये हमने सिफारिशों की बात की कि आयोग द्वारा क्या क्या सिफारिशें की जाएगी। तो आयोग का कार्य क्या होता है? सिफारिश करना। आयोग का कार्य क्या है? सिफारिश करना, सलाह देना। अब यहाँ पर एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि इसका कार्य क्या है? इसका कार्य केवल सिफारिश करने का है। तो आयोग का कार्य सिफारिश या सलाह का होता है, ना दंड देने का अधिकार है और ना आर्थिक सहायता देने का। ये इसके पास अधिकार नहीं है। ये तो भैया सिर्फ सलाह दे सकता है कि भाई इस व्यक्ति के साथ ये हो गया है तो इसको ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। तो ये सिर्फ सलाह दी जा सकती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, आयोग की सिफारिश से संबंधित सरकार या फिर अधिकारी को बाध्य भी नहीं है, लेकिन उसकी सलाह के ऊपर जो कार्रवाई है वो 1 महीने के भीतर सूचना उसको दी जाती है कि क्या उस पर कार्रवाई हुई है।
तो इसीलिए हम इसको ये भी नहीं कह सकते कि आयोग जो है पूरा का पूरा शक्तिविहीन ही है। तो उसे अधिकार दिए हुए हैं कि वह उन चीज़ों को जो है रिपोर्ट मांग सकता है कि भाई क्या इसमें कार्य हुआ है जो आप मुझे प्रेषित करें। तो आयोग अपनी वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट जो है वो क्या उसने कार्य किया वो भी केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है कि ये जो है कार्य जो है किए गए आयोग के द्वारा, और उन रिपोर्ट्स को क्या किया जाता है, विधायिका के समक्ष फिर रखा जाता है और उनके आधार पर चर्चा की जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान के नहीं, राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी तक बने मैं सभी बता देता हूँ। यहाँ पे क्रम संख्या, नाम, ठीक है। तो प्रथम जो है, प्रथम थे इसके कांता कुमारी भटनागर, ये 2000 में बनी और अगस्त 2000 में इन्होंने परित्याग कर दिया। फिर द्वितीय बने सैयद सगीर अहमद, ये 2001 में बने और 2004 तक रहे। फिर तृतीय जो थे वो थे नगेंद्र कुमार जैन, नगेंद्र कुमार जैन, ये 2005 में बने और 2010 तक रहे। उसके बाद चतुर्थ बने HR कुड़ी, ये 2012 के अंदर बने, ये कार्यवाहक थे। फिर पंचम जो बने वो प्रकाश टाटिया बने, जो 2016 के अंदर बने। और फिर वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इसके वो है महेश चंद शर्मा। महेश चंद शर्मा जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं और सदस्य जो हैं इसके नहीं हैं, अभी सिर्फ अध्यक्ष ही है आयोग का। तो ये जो है ये है दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।